हेलो, नमस्कार साथियों। क्रैक द कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए जिसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया उसका बहुत बहुत आभार। और आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है संख्याएं। ठीक है, संख्याओं का हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। और वर्गीकरण ये जो टॉपिक है ये कहाँ इम्पोर्टेंट है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या जीडी, या फिर आपका अभी जो हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दिल्ली पुलिस, तो इन सब में ये टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया, रियल संख्या क्या, काल्पनिक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, फेस वैल्यू क्या है संख्याओं की, प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, ये संख्याएं क्या क्या होती है और कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो कंप्लीट हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण। देखो भाई, संख्याओं का वर्गीकरण दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो कोई भी संख्या किस टाइप की होगी, कैसी होगी, एक तो होगी वो रियल संख्या मतलब वास्तविक संख्या, या फिर वो होगी इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होगी जिसको हम संख्या नंबर लाइन पे दर्शा सके। ये जो नंबर लाइन होती है ये होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत, बीच में होता है जीरो। यहाँ पे संख्याएं +1, +2 और यहाँ पे संख्याएं -1, -2, -3। तो ये होती है एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं संख्याओं का मान भी बढ़ता जाता है। तो इस पे अगर मैं कोई भी संख्या को दिखा सकता हूँ तो वो होती है रियल नंबर। अब यहाँ पे कोई संख्या दिखाई ना सकूँ, जैसे √−5, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये काल्पनिक वैल्यू है। ठीक है, तो वो होता है जो इस संख्या रेखा पे ना दिखाया जा सके। √5 को मैं बोल सकता हूँ √5 × √-1, और ये जो √-1 होता है इसको बोलते हैं हम आयोटा, आई से दिखाते हैं इसको। और ये जो आयोटा है ये 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है मैथ्स में। हमारे चैप्टर है जितने भी वो 10th क्लास तक की मैथ्स हमारे पास है। तो काल्पनिक संख्याओं से क्वेश्चन पूछना इम्पॉसिबल है। काल्पनिक संख्याओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना हद तक पूछा जा सकता है आयोटा की वैल्यू ये है। ठीक है, और अगर मैं एक वास्तविक संख्या प्लस कर दूं एक काल्पनिक संख्या तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, इतना सा पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं रियल संख्याओं पे। रियल संख्याओं को दो टाइप से बांटा जा सकता है। रियल संख्याओं को हम लिख सकते हैं दो टाइप से। एक तो होता है पूर्णांक या फिर इंटीजर, या फिर दूसरी संख्या होती है डेसिमल या फिर दशमलव। ठीक है, तो पहले पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं दो टाइप की होती है, एक नेगेटिव और एक नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव में आपके पास मान आते हैं नेगेटिव के सारे मान, जैसे माइनस अनंत से -1 तक जितने भी वैल्यू है वो होती है नेगेटिव। फिर 0, +1, +2 ये वैल्यू होती है नॉन नेगेटिव। ठीक है भाई, अब यहाँ जो +1 से लेके जो हम संख्याएं काउंट करेंगे, +1, +2, +3, ये संख्याएं हमें नेचुरली प्राप्त हुई है, तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। लेकिन जो 0 है, 0 की हुई है खोज। ठीक है, गाना सुना होगा ना, 0 है दिया मेरे भारत ने, तो 0 की एक खोज हुई थी। 0 नेचुरली हमें नहीं मिला, तो अगर मैं इसमें 0 को शामिल कर दूं तो ये एक संख्याओं को पूर्ण कर देगा, और इसे बोलते हैं, इन सारे ग्रुप को बोलेंगे होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। और अगर इसमें ऋणात्मक मान भी मैं शामिल कर दूं तो वो सारे अंक पूर्ण हो जाएंगे, तो उस ग्रुप को बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण क्या होते हैं और प्राकृत क्या होते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये अगर अनंत तक जो सीरीज चलती है, ठीक है, ये अनंत तक जो सीरीज चलती है ये कहलाती है
प्राकृत संख्याएं, इसमें 0 शामिल कर दे तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं, और माइनस की संख्याएं भी शामिल कर दे तो पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो इस टाइप से इसको डिवाइड किया जा सकता है रियल नंबर्स को। और कैसे कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स को, देखो भाई, जो रियल नंबर होते हैं इनको हम सम संख्या व विषम संख्या के कॉन्सेप्ट में भी बांट सकते हैं। ठीक है, सम संख्या व विषम संख्याओं के कॉन्सेप्ट में भी इसको बांट सकते हैं, या फिर इसको भाज्य व अभाज्य संख्याओं में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। देखो भाई, सम संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग दिया जा सके, और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं दिया जा सकते। इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। आगे चलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यहाँ थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा। देखो भाई, किसी भी संख्या, जैसे मान लो एक संख्या है 12, इसमें किस किस का भाग जा सकता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। और 12 का भाग किस किस में जा सकता है? 12 में, 24 में, 36 में, और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं जिनका 12 में भाग जा सकता है, ये कहलाती है 12 की गुणज, 12 के गुणनखंड या फिर फैक्टर। 12 के गुणनखंड या फिर फैक्टर। और जिस संख्या में 12 का भाग जा सकता है वो कहलाते हैं 12 के गुणज। तो गुणज और गुणनखंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड मीन्स फैक्टर क्या होते हैं। तो जैसे 12 के कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हो गए 12 के। ठीक है, अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती है वो संख्याएं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, तो उससे बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हो। अगर किसी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर है तो वो कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो ये इनकी परिभाषाएं होती है। अब एक एक करके एक एक संख्याओं को देखते हैं जो स्टार्टिंग की संख्याएं जो कंफ्यूज करेगी। जैसे 1 के कितने फैक्टर हैं? स्वयं 1 ही है। 2 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 2। 3 के 1 और 3, और 4 के 1, 2 और 4। तो समझिए यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये संख्या होगी भाज्य संख्या। 1 के ना तो 2 फैक्टर हुए ना 3 फैक्टर हुए, तो इसका मतलब क्या है? ये ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, एक्सेप्शन है एक। 2 क्या है? इसके 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, क्योंकि बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी उनके तो 2 एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछ ले, विषम अभाज्य संख्या, तो वो होगी 3। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो ये होती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो 2 से शुरू होंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे ये चलती रहेंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और यहाँ पे ग्रुप आपको दिखेगा 3, 5, 7। तो 3 लगातार विषम संख्याएं, 3 लगातार विषम संख्याएं जो अभाज्य हो तो वो है 3, 5, 7। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बताया। ठीक है भाई, तो 3, 5, 7 ये एकमात्र ही एक आपको पेयर दिखेगा, बाकी कहीं भी आपको 3 लगातार विषम संख्याएं ना दिखेगी। जैसे 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है। ठीक है, तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। अच्छा, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15। और 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 10। ठीक है, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनको 6n ± 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये चीज समझना, समस्त अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं जो संख्या 6n ± 1 की फॉर्म में हो उसको अभाज्य संख्या ही हो। जैसे मान लो कोई भी अभाज्य संख्या उठा लो, 5 या फिर 7, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 1 + 1।
ठीक है। 11 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 2 माइनस 1, और 19 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 3 प्लस 1। तो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में सारी अभाज्य संख्याओं को हम लिख सकते हैं। लेकिन जितनी भी संख्या 6n, जैसे n की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो 6 गुणा 4 24 प्लस 1 मतलब 25, और 25 तो भाज्य संख्याएं हैं। तो जरूरी नहीं जो संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है वो अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो अभाज्य है वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा, ये सत्य है। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा समझिए। अब मान लो आपके पास कोई संख्या है, जैसे एक संख्या है आपके पास 493, ठीक है। 493 एक संख्या है और आपको पता लगाना है कि ये अभाज्य हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम 6 इंटू 8 48 82 प्लस 1, मतलब ये अभाज्य हो सकती है। जैसे एक संख्या है 483, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 80 प्लस 1 की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और माइनस 1 की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। 6 इंटू 81 माइनस 3 होता है ये, और 6 इंटू 80 प्लस 3 होता है, तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई होती है और अभाज्य भाज्य की पहचान करनी होती है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गई भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का एक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? अच्छा, एक और संख्याएं होती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या ये क्या होता है? को प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। जैसे 11 और 13, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हो गए को प्राइम नंबर। 27 और 43, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हो गई को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 27 और 33, इसमें भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 3 इन दोनों का फैक्टर है, मतलब इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 28 और 39, ठीक है, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, लेकिन इन दोनों के पेयर की बात करूं तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखो भाई, परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, ये आप शायद पहली बार पढ़ोगे ये कॉन्सेप्ट, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके फैक्टर्स का सम, जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल हो, दुगना हो, तो वो कहलाता है परफेक्ट नंबर। समझना, जैसे 6 एक संख्या है 8, तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1 2 3 और 6, और 8 के फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4 और 8, तो इसका सम कर दो, 6 3 9 2 11 1 12, मतलब इसका डबल हो गया 12। इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है। 2 4 6 1 7 8 15, 15 इसका डबल नहीं हुआ, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। छोटी छोटी मोटी मोटी बात ये है कि इसको परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं? 6 होता है, 28 होता है और 496। शुरू के 3 परफेक्ट नंबर है जो आपको याद होने चाहिए, 6 28 496। इनके जब आप फैक्टर्स का सम करोगे तो वो आपको उस संख्या का डबल मिलेगा, मतलब 6 का 12, 28 के अगर फैक्टर्स का सम करेंगे तो 56 मिलेगा। तो ये होते हैं भाई आपके परफेक्ट नंबर। तो हमने जो पढ़ा है आज वो है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और अब हम उस ये परफेक्ट नंबर। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। ठीक है, दशमलव संख्याएं, रिपीटिंग दशमलव, नॉन रिपीटिंग, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम दशमलव संख्याओं पे। दशमलव संख्याओं या फिर डेसिमल। दशमलव की संख्याएं हम 2 टाइप से दर्शा सकते हैं। एक तो होगी दशमलव के बाद 1 2 3 4 और ये खत्म हो गई यहाँ पे संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मतलब संख्याएं खत्म हो जाए तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। और अगर जो सीरीज है वो समाप्त ना हो, 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाए,
तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मीन्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक जगह जहाँ पे इसका अंत हो जाए और जहाँ इसका अंत ना हो वो अशांत। अब ये अशांत दशमलव को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो मैं लिखूं 0.3333 अनंत तक, ठीक है, 0.17171717 अनंत तक, ठीक है। या फिर एक मैं लिखूं 0.189231456 अनंत तक। समझना क्या, या तो मैं इनको रिपीट कर करके लिख सकता हूँ या फिर नॉन रिपीटिंग लिख सकता हूँ। तो अशांत दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये होता है दशमलव संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखो शांत दशमलव है 0.1234, इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं। 1 2 3 4/4 0 का इसमें दे दो आप भाग, ठीक है। तो ये इसकी P/Q फॉर्म हो गई। लेकिन दिक्कत आएगी आपको अशांत दशमलव को लिखने में। जैसे मान लो नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव है 0.123456 और ये सीरीज अनंत तक। हमें नहीं पता ये सीरीज कहाँ पे खत्म हो रही है, तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जो रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां से आपका क्वेश्चन भी बनता है। तो ये चीज हम सीखते हैं कि रिपीटिंग दशमलव को P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। रिपीटिंग दशमलव को P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो भाई, जैसे आपके पास ये संख्या है 0.7777 अनंत तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। और इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए 7/9, ठीक है। अभी इसको समझेंगे कि ये चीज कैसे आ रही है। या फिर 0.616 तो इसको हम लिख सकते हैं 0.616 के ऊपर बार और इसको 616/999। जब कैलकुलेटर से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो बार वाली संख्याएं हैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के कुछ नियम है आपके पास। 3 नियम इसके बेसिकली होते हैं, वो रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन समझने हैं। तो देखो 3 रूल है आपके पास। पहला रूल है कि संख्या माइनस दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार ना हो, ठीक है। संख्या माइनस दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं 0.87 और 1 के ऊपर बार। इस संख्या का मतलब क्या है 0.871111 ये अनंत तक। तो इसको बदलने का पहला नियम क्या होता है कि संख्या मतलब 871 माइनस दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार नहीं है मतलब 87, तो 87 उसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि जितने अंकों पर बार है उतने 9 का भाग देना है, उतने 9 का भाग दे दो। तो जैसे आपके पास 871 में से 87 माइनस करोगे तो 784 आएगा। इसमें भाग कितने 9 का देना है, जितने अंकों पर बार है। मतलब कितने अंकों पर बार था, एक ही अंक पे बार था तो 1 9 का भाग। और तीसरा नियम कहता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार ना हो, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार ना हो उतने 0 का भाग, मतलब उतने 0 का भाग। जैसे 2 अंकों पर अपने पास बार नहीं था तो 2 का भाग। तो 784/900 इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये संख्या ही आ जाएगी। और इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 0.87 और 1 के ऊपर बार, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है
ठीक है भाई, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करियो, कैलकुलेटर लेके अपनी मनमर्जी की संख्याएं बनाओ और उसको करो। 0.3741414141 अनंत तक। जैसे ये एक संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.37 और 41 के ऊपर बार। ठीक है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, संख्या 3741 माइनस दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है डिवाइडेड बाय जितने अंकों पे बार है उतने 9 और जितने पर बार नहीं है उतने 0। तो 3704/99 100 करोगे, 3704/99 100 करोगे तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस टाइप पे, इस टाइप को अच्छे से समझियो और इस पे प्रैक्टिस करियो। ठीक है, तो इतना हो गया अब आपके पास। अब हम पढ़ते हैं दोबारा से उसी संख्याओं पे आ जाते हैं, रियल संख्या या फिर वास्तविक संख्या। उसको हमने दो टाइप में बांटा था, इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं। फिर हमने पूर्णांक संख्याओं के भाग पढ़े, जितना क्लासिफिकेशन हो सकता है उतने सारे पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा दशमलव संख्याओं का क्लासिफिकेशन। अब दोबारा आते हैं संख्याओं पे, रियल संख्याओं पे। रियल संख्याओं के दो टाइप हो सकते हैं। ठीक है, एक और तरह से इसके अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसके दो टाइप बन सकते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो बेसिकली परिमेय और अपरिमेय दो टाइप आपके हो सकते हैं। अब जैसे कोई भी संख्या है, मान लो एक संख्या है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/1, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलूं पाई, तो पाई क्या होगी, एक परिमेय या अपरिमेय संख्या। तो आप बोलोगे कि पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है, क्योंकि पाई का 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं होता, पाई का मान होता है 3.14 और ऐसे करके ये सीरीज अनंत तक जाती है। तो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 22/7 जो हम लिखते हैं ये इसका एक नॉर्मल सा, मतलब नियर में अगर मान ले इसका, तो वो होता है 22/7, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं होता। तो पाई अगर आपसे पूछे तो अपरिमेय संख्या, और 22/7 अगर पूछे तो वो तो परिमेय संख्या, क्योंकि उसको P/Q में लिख सकते हैं। जैसे आपकी एक संख्या है 0.171717 अनंत तक, तो ये क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय, तो ये होगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम 17/99 में लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी संख्या को मैं लिख दूं 0.172817345667, ठीक है, तो ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय। ठीक है, तो जब तक अपनी सीरीज आगे डॉट 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 करके अनंत तक नहीं जा रही है, तब तक हम इसको किसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा दो और उतने ही 0 का भाग दे दो। ठीक है, 11 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो 11 0 का भाग दे दो। लेकिन अगर ये सीरीज 0.12 और फिर अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अशांत दशमलव जो होते हैं, अशांत नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल डिजिट होती है, वो किस में आती है, वो आती है अपरिमेय संख्याओं में। और जितनी भी काल्पनिक वैल्यू होती है, जैसे √−5, ये सारी भी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम एक मान पढ़ते हैं, फेस वैल्यू, आखिरी टॉपिक है ये, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, मुख्य मान व स्थानीय मान। यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में से काफी दशमलव, नॉन रिपीटिंग दशमलव का काफी अच्छा रोल है, क्योंकि अनंत तक दिखने वाली संख्याओं को हम ये समझ सकते हैं कि इसको P/Q में नहीं लिखा जा सकता। तो उस चीज को आपको समझना है। अब आते हैं हम मुख्य मान और स्थानीय मान पे, मतलब फेस वैल्यू क्या होती है किसी संख्या की और प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू। जैसे एक संख्या है 1743,
इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू मतलब मुख्य मान, मतलब 4 को देखते ही आपको कौन सा मान दिख रहा है इसके फेस पे, तो आपको दिख रहा है 4, तो 4 की फेस वैल्यू होगी 4। लेकिन अगर प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो 4 की प्लेस वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहां से देखिए आप इकाई दहाई दूसरे अंक पे है, 4 की प्लेस वैल्यू होगी 40। समझिए प्लेस वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। 1743 इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 700 + 40 + 3। ठीक है, जो बच्चों वाले होता है 5वीं क्लास की मैथ है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और उसको उसमें तोड़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। ठीक है, ऐसे इसको तोड़ना है। और यहाँ पे जो 4 की प्लेस वैल्यू निकल के आती है वो होती है ये, और 4 का फेस वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से अपने को जो क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नॉर्मल सा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो भाई आज के लिए इतना ही। संख्याओं का क्लासिफिकेशन आपने काफ़ी हद तक काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आपको करनी है हल्की सी प्रैक्टिस। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को एक बार और देख लेना, एक बार अभी देख लिया, आपका शायद क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।